नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आज 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट दिया और वोट देने के बाद वो अपने भाई के घर गए, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करी और उन्होंने गुजरात की तमाम जनता का शुक्रिया अदा किया इस मतदान में, इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी उन्होंने धन्यवाद का पात्र बताया। आपको बता दें कि आज भूपेंद्र पटेल और ईसुदान गढ़वी की किस्मत का फैसला कैद होने वाला है ईवीएम में। भूपेंद्र पटेल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं दूसरी तरफ ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के सीएम के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, सीएम चेहरा है आम आदमी पार्टी के। तो ईसुदान गढ़वी को लेकर लगातार इस बार चर्चाएं जोरों पर है और गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला कई जगह नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि इस बार गुजरात के चुनावों में कहीं पर भी एक सेंट्रल नैरेटिव नजर नहीं आया है और शायद यही वजह है कि तमाम जो चुनाव के दौरान हम देख रहे थे, लगातार प्रचार इधर उधर भटक रहा था, कई सारे मुद्दों को लेकर बात हो रही थी और यहां तक कि कांग्रेस ने तो अपना कोई बड़ी रैली या बड़ा प्रचार, कोई बड़ा रोड शो भी यहां पर नहीं किया। और यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि हम लोक संपर्क के जरिए चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर दूसरे चरण के मतदान की हम बात करें तो गुजरात में दूसरे चरण के लिए आज 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, बनासकांडा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, आणंद, खेड़ा और छोटा उदयपुर जिलों में मतदान हो रहा है। गुजरात में दूसरे चरण के लिए सुबह 11 बजे तक 19% मतदान हुआ है। 3 घंटे में 19% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अहमदाबाद में 21%, गांधीनगर में 20%, वडोदरा में 19% और आणंद में 20% मतदान हुआ है। गुजरात में हो रहे 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने वोटिंग की है। पीएम मोदी अहमदाबाद के रानिप में उन्होंने वोट डाला। वोट करने के बाद पीएम ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार सहित नारायणपुरा में जाकर मतदान किया है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में सीएम भूपेंद्र पटेल और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी भी चुनावी मैदान में हैं। तो गुजरात में आज दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है और आज ईवीएम में किस्मत कैद होने वाली है। 14 जिलों में मतदान हो रहा है, 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। ईसुदान गढ़वी या भूपेंद्र पटेल, किसको जनता स्वीकारती है या फिर कांग्रेस के छोटे छोटे जो जनसंवाद है, जो लोक संपर्क का उन्होंने तरीका अपनाया है, लो प्रोफाइल प्रचार जो किया है, वो जनता के गले उतरता है। उसका फैसला आज पूरी तरह से ईवीएम में कैद हो जाएगा और इंतजार होगा 8 तारीख का, जब ये ईवीएम खुलेंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं गुजरात में किस तरह से चुनाव ये प्रक्रिया चल रही है। ग्राफिक्स हम एक बार आपको दिखाएंगे कि दूसरे चरण का जो रण है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। कुल उम्मीदवारों की संख्या है 893 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में है। वहीं कुल वोटरों की संख्या 2,51,00,000 जनता आज तय करेगी कि गुजरात में किसका चेहरा चमकेगा। इसमें से आधी आबादी, महिला आबादी जो है ठीक आधी, 1,22,00,000 है। पुरुष उम्मीदवार जो आज चुनावी मैदान में है वो 824 हैं, यानी कि करीब 94% पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि महिला उम्मीदवार महज 8% हैं। 69 महिला उम्मीदवार हैं। 19 विधानसभा सीट पर रेड अलर्ट जारी है। निर्वाचन क्षेत्र जो है वहां पर रेड अलर्ट है। सामान्य सीटें 74 हैं, जबकि एससी रिजर्व्ड सीटें 6 हैं और एसटी रिजर्व्ड सीटें भी हैं। 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चलिए अब दूसरे ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। ये गुजरात का रण, जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जो दूसरे चरण का रण चल रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद एक और हम आपको ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं। दूसरे ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। तो 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण का रण चल रहा है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 893 है, जिसमें से करीब जो वोटर हैं वो
893 उम्मीदवारों की किस्मत की आज फैसला करेंगे। 2,51,00,000 उम्मीदवार हैं, माफ कीजिएगा वोटर हैं, जिनमें से महिला वोटर हैं 1,22,00,000, पुरुष उम्मीदवार हैं 824, यानी कि 92% उम्मीदवार पुरुष हैं, जबकि 8% उम्मीदवार महिलाएं हैं। 69 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। 19 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव चल रहा है। निर्वाचन क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी है। रिजर्व सीटों की अगर बात करें तो एसटी रिजर्व सीटें हैं 13, एससी रिजर्व सीटें हैं 8, और दूसरे चरण की वीआईपी सीटों की आपको हम अगर कहानी समझाएं तो आणंद की अगर हम बात करें तो योगेश भाई जो है भाजपा से है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर टक्कर कड़ी है। गांधीनगर दक्षिण में अल्पेश ठाकुर काफी चर्चित चेहरा है इस बार ये चुनाव में, बीजेपी के निशान से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं भूपेंद्र पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अमीबेन कांग्रेस से और विजय पटेल आम आदमी पार्टी से घाट लोडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तमाम वो वीआईपी सीट सब हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं निकोल वीआईपी सीट पर भूपेंद्र पटेल वर्सेस अमीबेन और विजय पटेल आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में। तो चुनावी वादों की अगर बात करें, गुजरात में चुनावी वादे बीजेपी ने जो किए हैं, गुजरात में देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और हर नागरिक के पास पक्के घर का वादा भी किया गया है। हर किसी के पास पक्का घर होगा अगर बीजेपी दोबारा से चुनकर सत्ता में आती है। 5 साल में देश शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 5 साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी कर दी जाएगी और देश का सबसे पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। यानी गुजरात से वादा किया है भाजपा ने कि अगर एक बार फिर से 27 साल से तो बीजेपी की सत्ता काबिज है, अगर इस बार फिर से बीजेपी सरकार में चुनकर आती है तो बीजेपी ने वादा किया है न सिर्फ आपको पक्के घर मिलेंगे बल्कि छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी मिलेगी। 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। महिलाओं के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में 10 लाख कर दी जाएगी वार्षिक लिमिट आपके इलाज की, और प्रति परिवार ये इलाज की बता रहे हैं हम आपको लिमिट। वहीं अगर कांग्रेस के चुनावी वादों की बात करें तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया है। पुरानी पेंशन को बहाल करने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। देखिए 5 साल में 20 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया है और कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। वहीं महिलाओं को 50% आरक्षण का भी वादा किया गया है। बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक भत्ते का वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की बात करें तो उन्होंने हर घर को महीने में 30,000 का वादा किया है। भ्रष्ट मंत्रियों से वसूल होगी अवैध कमाई। उनका कहना है कि जो भ्रष्ट मंत्री हैं उनसे अवैध कमाई वसूली जाएगी, यानी जांच बैठाई जाएगी, काला धन निकाला जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सभी के लिए 5 साल में रोजगार के इंतजाम का वायदा भी किया गया है। 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। मुफ्त बिजली मिलेगी गुजरात के वासियों को भी। तो अमीर उम्मीदवारों की चलिए बात कर लेते हैं। जयेश पटेल मनसा से बीजेपी के लिए 661.28 करोड़। तो तमाम करोड़पति उम्मीदवार हम आपको दिखा रहे हैं। बलवंत सिंह, चंदन सिंह राजपूत सिंधपुर बीजेपी से खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में। वहीं रघु भाई, मोराज भाई देसाई राघनपुर से खड़े हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र सिंह रानूभा बाघेड़िया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 111 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है, लगभग 112 करोड़ की इनकी संपत्ति है। दागी उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। 163 दागी उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपने 29 उम्मीदवारों को ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 17 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें। वहीं कांग्रेस ने 90 में से 29 उम्मीदवार कांग्रेस के भी आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने 93 में से 18 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को उतारा है। 14 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो 9 उम्मीदवारों के खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। 163
63 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोटल जो उम्मीदवारों की संख्या है जिन पर आपराधिक मामले हैं, इनमें से 29 उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अपने 90 उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवारों को ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन पर आपराधिक मामले हैं। उनमें से भी 10 के खिलाफ तो गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बीजेपी के 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 18 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं और इन 18 में से 14 पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले जिनके उम्मीदवारों पर हैं वो है आम आदमी पार्टी। कट्टर ईमानदार पार्टी, भ्रष्टाचार न करने वालों को वोट दे, तमाम इस तरह की बातें कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। लेकिन जब आंकड़ों की हम बात करते हैं, जब आंकड़ों पर हम गौर फरमाते हैं, तो देखिए गुजरात में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, 893 सीटों पर मतदान हो रहा है और उनमें से आम आदमी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, उनमें 17 तो गंभीर धाराओं वाले आपराधिक मुकदमा दर्ज वाले उम्मीदवार हैं। तो 8 मंत्री भी आज चुनावी मैदान में है। वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, इनमें ऋषिकेश पटेल है, जगदीश विश्वकर्मा है, मनीष वकील है, अर्जुन चौहान है। इसके अलावा 2017 में पाटीदार आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, खास तौर पर इन पर सभी की निगाहें हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि गोपाल इटालिया और अल्पेश कठेरिया जो कि आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है, इन दोनों के ऊपर भी सभी की निगाहें खासतौर पर बनी हुई हैं। पाटीदार आंदोलन की अगर हम बात करें तो देखिए पाटीदार आंदोलन, हालांकि इस बीच चुनावों में इसकी चर्चा सुनाई नहीं दी, लेकिन क्योंकि पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए ये चेहरे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं वो भी पाटीदार हैं, तो इसको लेकर काफी ये देखा गया कि सीटों के बंटवारे के वक्त इसको भी ध्यान में रखा गया, पाटीदार चेहरों को भी ध्यान में रखा गया। वीआईपी सीटों की देखिए हम आपको लगातार लिस्ट दिखा रहे हैं। अल्पेश ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। चरण के लिए वोटिंग जारी है। जो अपडेट हमारे पास आया है वो अपडेट अगर हम आपको बताएं तो अब तक 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 19 जिले की ये 93 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज वोट देना है, उन्होंने भी आज अपना वोट दिया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपने परिवार समेत नारायणपुरा में जाकर मतदान किया है। तो आपको बता दें दूसरे चरण में सीएम भूपेंद्र पटेल और आम आदमी पार्टी के सीएम इसुदान गढ़वी भी चुनावी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का भी आज ही फैसला होना है। तो गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और गुजरात में 27 साल से बीजेपी अपनी सत्ता पर काबिज है। इस बार गुजरात की लड़ाई न सिर्फ बीजेपी की साख की लड़ाई है, बल्कि 2024 का सेमीफाइनल आप इसको कह सकते हैं कि गुजरात में जो परिणाम आएगा वो देश भर में एक संदेश होगा। और गुजरात जीतना न सिर्फ बीजेपी के लिए उसकी साख का सवाल है, बल्कि 2024 को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी इन गुजरात चुनावों के परिणाम के तौर पर नजर आएगी। देखिए गुजरात जो है
गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन दोनों का ही गृह राज्य गुजरात है। लगातार विपक्ष इन्हीं दो चेहरों को मुद्दा बनाता रहता है, गुजरात को मुद्दा बनाता रहता है। और इस बार देखिए चुनावी माहौल में जो हमने देखा, गुजरात में कोई एक मुद्दा मिलता हुआ किसी को नजर नहीं आया। इसीलिए बार बार जो बात हो रही थी, जो भी वोट की अपील की जा रही थी, एक तरफ बीजेपी बात कर रही थी कि गुजरात का बेटा, गुजरात का अभिमान, इस तरह की बातें की जा रही थी। वहीं कांग्रेस ने इस बार कोई भी बड़ी रैली या कोई भी बड़ा रोड शो नहीं किया है। कांग्रेस लगातार सिर्फ छोटे छोटे जनसंपर्क कर रही थी, लोक संपर्क कर रही थी और छोटे छोटे प्रचार किए हैं, घर घर जाकर प्रचार किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा बुझाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि दिल्ली मॉडल को देखिए, देखिए पंजाब में भी हमने सरकार बनाई है, पंजाब में भी हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जब पहले चरण का जिस दिन मतदान हो रहा था गुजरात में, उसी दिन तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई थी गुजरात में, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जारी था। तो जिन जगहों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होना था, वहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। खासतौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपने तमाम बड़े चेहरों को लेकर गुजरात पहुंची हुई थी। उस दिन हमने देखा एक ही गाड़ी पर सवार, एक ही प्रचार वैन पर सवार हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, हमें राघव चड्ढा नजर आ रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मान नजर आ रहे थे, भगवंत मान नजर आ रहे थे। इसके साथ ही साथ हमको सांसद, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से हरभजन सिंह, वो भी नजर आ रहे थे। कई तरह के चुनावी वादे भी किए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। इस बार जो भी वादे नजर आए हैं वो सभी वादे हैं नौकरी से जुड़े हुए। पक्के घर की बात की जा रही है, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 24 घंटे फ्री बिजली आपको मिलेगी। तो लगातार दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम चुनावी वादे किए गए हैं पार्टियों की तरफ से, क्या ये वादे जनता के गले उतर पाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो देखिए तमाम आज वीआईपी सीट भी हैं, वीआईपी चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। और आपको बता दें कि 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले कई राज्यों में मतदान होने हैं। आज ही के दिन मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीट जो हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी उपचुनाव चल रहे हैं। आज ही के दिन गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं। बीते रोज़ दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए हैं। तो तमाम ये जो चुनावी माहौल बना हुआ है, इस सब के बीच वो तैयारियां नज़र आएंगी जो ये तय करेंगी कि 2024 की क्या दिशा होगी। 2-3 मिनट बाद आएंगे। तो तमाम चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है, उनकी हम बात कर रहे हैं। और रण पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वोट डाला और उनके स्वागत में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बहुत सारे प्रधानमंत्री के जो है समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर गए और उसके बाद में वो वापस बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उस वक्त उन्होंने जो है
लोगों से धन्यवाद दिया इन चुनावों में मतदान करने के लिए, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज ये मतदान हो रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान हुआ था। पहले चरण में मतदान हुआ था। 182 सीटों वाली विधानसभा की जो बाकी की 93 सीटें हैं उसके लिए आज मतदान हो रहा है। दूसरे और अंतिम चरण का ये मतदान है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है इन चुनावों में। एक तरफ कांग्रेस वापसी के लिए बेकाबू है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक और राज्य में अपनी पकड़ बनाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये साख का चुनाव है, नाक का चुनाव है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से 27 सालों से काबिज है भारतीय जनता पार्टी, अगर गुजरात में कोई दिक्कत पेश आती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान होगा। बीजेपी को सोचने की ज़रूरत होगी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। तमाम वीआईपी चेहरे गुजरात में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कि अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटों से गुजरता हुआ 54 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे नजर आए थे बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए। और ऐसे में गुजरात में ये जो लड़ाई है, ये गुजरात में बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की लड़ाई है। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए, सुबह 9 बजे तक करीब 4.75% मतदान हुआ था। वहीं 11 बजे तक 19.17% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। और पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। मतदान के बाद पीएम मोदी ने अपने भाई के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पीएम मोदी ने मीडिया से भी बातचीत की। इस बीच उन्होंने लोकतंत्र का पर्व गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, इसके लिए देश की जनता का शुक्रिया अदा किया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी बधाई दी। तो 14 जिले, 93 विधानसभा सीट जिन पर आज वोट डल रहे हैं। 893 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,51,00,000 मतदाता कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। हेलो जी प्रभात जी, स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी बताएं। प्रभात जी, आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान गुजरात में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी के लिए ये लड़ाई साख की है, क्योंकि जो 27 सालों से सत्ता काबिज है उसको आगे भी जारी रखना है उस क्रम को। ऐसे में अगर पाटीदार आंदोलन की बात करें तो पाटीदार आंदोलन पिछली बार काफ़ी चर्चाओं में था, लेकिन इस बार तो सीएम भी पाटीदार हैं और कई ऐसे पाटीदार चेहरे हैं जिसको आपने अपने घेरे में कर लिया है। तो क्या इस बार भी पाटीदार आंदोलन चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है? देखिए, इसको इस तरीके से आप लीजिए कि आज जिस तरीके से दूसरे चरण की सीटों में मतदान हो रहा है, वहाँ इन सीटों की क्या भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगभग 32 सीटें कांग्रेस की थी। और ये एक बड़ा सेकेंड फेज का चुनाव निश्चित तौर पर पाटीदार जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसी गुजरात का जो चुनाव सेकेंड फेज का ये जो आज हो रहा है, एक तारीख को जो पहला फेज हुआ था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ मिला है। देखिए, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कांग्रेस वहां पे चुनाव अच्छा लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति खराब हुई है, आप पार्टी पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन निश्चित तौर पे जो ये समाज है वो स्थिति के साथ पुनः वापस हुआ है। ऐसी स्थिति में आज का जो चरण का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, काफी सीटें वो जीत के आए थे। लेकिन मोदी का जो करिश्मा है, देखिए आज मतदान के बाद जिस तरीके से मोदी जी को लोगों ने वहाँ एक वेलकम किया और कई लोगों ने बताया कि मोदी जी का जो करिश्माई चेहरा है या मोदी जी ने जो गुजरात के लिए काम किया है, गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर, प्रदेश तक गुजरात मॉडल की बात होती रही। और देखिए, सबसे बड़ी चीज आप इसको समझिए कि एंटी कमेंसी 6 बार या 7 बार सरकार बनाना, ये एक बहुत बड़ी एक
चल रहा है। हाँ। मतदान प्रतिशत क्या होगा शाम को वहां पे, ये डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, और आप पार्टी वहां पे अब जिस तरीके से दावा कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सेहत लगा पाई हो पाटीदार समाज में या और अन्य समाज में। ठीक है त्रिपाठी जी, अगर हम बात इस बार के चुनाव प्रचार की करें तो देखिए हमने देखा कि पहले फेज के लिए जो प्रचार हो रहा था और दूसरे के फेज के लिए जो प्रचार हो रहा था, दोनों ही बार तीनों पार्टियों ने अपना अपना तरीका अलग अलग अपनाया है। एक तरफ बीजेपी कह रही थी, देखिए बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे लेकर चलती है और इन चुनावों में भी वही हुआ, लेकिन वो कह रही थी गुजरात का बेटा, गुजरात की अस्मिता। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कुछ न कहीं बीजेपी की तर्ज पर चलती नजर आ रही है। वो भी हर बार अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा आगे कर रही है, लेकिन साथ ही वो अब बात कर रही है दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल की। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस ने इस बार बहुत छोटे छोटे जनसंपर्क का सहारा लिया, लोक संपर्क जिसको हम कहते हैं उसका सहारा लिया। उन्होंने कोई बड़ा रोड शो, कोई बड़ी चुनावी रैली, कोई मेगा रोड शो, इस तरीके की कोई चीज नहीं की है। तीनों पार्टियों ने अपने अपने तरह से इस बार जनता का मन मोहने की कोशिश की है। नहीं, देखिए जिस तरीके से विपक्ष हर समय जब चुनाव आता है, चाहे वो देश का विपक्ष हो या राज्यों के का विपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज हो, तो ये सेल्फ गोल स्वयं कर लेते हैं। ये मोदी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए पासे में स्वयं आ जाते हैं, और मोदी जी का जो करिश्माई चेहरा है वो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए जिस तरीके से अभी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बयान, फिर जिस तरीके से कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री का बयान कि 100 मुख वाले रावण, तो ये लोग सेल्फ गोल खुद कर देते हैं। राहुल का गुजरात ना पहुंचना, और जिस देखिए भारत जोड़ो आप यात्रा निकाल रहे हैं, किस मकसद से निकाल रहे हैं? अगर आप भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है ही ऑलरेडी, भारत टूटा हुआ कहाँ था पहले? तो ये लोग जो जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से मोदी जी के लिए सब, देखिए आप भाजपा से लड़े, आप चुनाव के समय इंडिविजुअल मोदी से लड़ने लगते हैं। जब आप मोदी से लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत स्लीप करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर गुजरात के बेटे हैं मोदी, ऐसा नहीं है। 2002 के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने वहां सरकार चलाई और जिस तरीके से कच्छ में भूकंप आया, वहां पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सारी चीजें हुई, और सिर्फ एक अभी मोरबी कांड को, मोरबी में पुल गिरा, इसमें ये लग रहा था कि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी, लेकिन आप कुछ मुद्दे बना ही नहीं पाते। आप महंगाई का मुद्दा बना नहीं पाते, आप बेरोजगारी का मुद्दा बना नहीं पाते। आप लास्ट में आप किसी को 100 रावण का मुख वाला कह देंगे, किसी को नीच कह देंगे, किसी को आप ये कह देंगे। औकात की बात भी हुई इस बार चुनावों में, औकात की बात भी हुई है। हाँ, औकात की बात भी हुई। तो देखिए इसको आप समझिए, मतदाता अब बहुत जागरूक हो गया है, वो जानता है कि विपक्ष जो है सत्ता में आने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि समूचा विपक्ष, चाहे किसी भी राज्यों का विपक्ष हो, वो सेल्फ गोल खुद कर लेता है, और कांग्रेस का आज पराजय का कारण मुख्य है, वो अपना सेल्फ गोल कर देती है, उसकी कोई नीतियां नहीं है। अब खड़गे जी को क्या बोलना था? खड़गे जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, आपको अपनी छवि एक अलग निखार के लानी चाहिए जब पूरे देश के सामने। राहुल को चलो ठीक है, राहुल क्या बोलते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये पूरी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, संगठन लेवल तक काम करना पड़ेगा, और राष्ट्र हित पहले है, राष्ट्रवाद पहले है। आप भी आइए राष्ट्रवाद से, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती, क्या बुरा बात करती है? आप भी आइए उसको अपने ट्रेन में फंसाइए। तो मेरा ये कहना है कि जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने जा रही है, भारी वोटों से जीतना जा रही है, और ये लोग उस चुनाव को मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं बना पाए हैं। ठीक है, मतलब यानी कि आप ये कहना चाह रहे कोई सेंट्रल नैरेटिव नहीं रहा इन चुनावों में, और इसीलिए तमाम बाहरी चीजों का सहारा लेना पड़ा है, चाहे वो गलत बयानबाजी हो या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। कोई सेंट्रल नैरेटिव ऐसा नहीं था, चाहे वो मोरबी का रहा हो, चाहे वो रोजगार रहा हो या फिर महंगाई, विपक्ष किसी भी चीज को भुनाने में सक्षम नहीं रह पाई। देखिए इसको आप इस तरीके से ले सकती हैं, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो जो विपक्ष है उसको राज्य की बात करनी चाहिए, कनेक्टिविटी की बात करनी चाहिए, स्थानीय जनता से आप किस तरह जोड़ सकते हैं, किस समाज से, चाहे वो पाटीदार समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो गुजराती असुविधा की बात हो, वहाँ ये लोग नहीं कनेक्टिविटी बना पाए। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से केजरीवाल जिस राजनीति को बदलने की बात कर रहे थे, राजनीति बदलने आए थे, वो उसी राजनीति के काल कोठरी में उसी कोठरी में वो अपनी कालिक पहुंच चुके हैं। क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, अब आप पूरे के पहाड़ की बात करके आप दिल्ली एमसीडी जितना चाहते हैं, ये कुछ नहीं है। देखिए आप
जिस तरीके से जनता के बीच कनेक्टिविटी आपको बनानी चाहिए, वो कनेक्टिविटी आप पैदा नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा देश के अंदर विपक्षी पार्टियों का बिल्कुल। देखिए त्रिपाठी जी, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, उनके संबोधन में भी हमने ये देखा है वो कोशिश ये करते हैं कि जनता से कनेक्ट करें। वो वहीं की जो रीजनल भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं उस राज्य की, उस क्षेत्र की जो बोली है उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के पहनावे में नजर आते हैं। जब वो उत्तराखंड जाते हैं तो वो अपने उत्तराखंड की यादों के बारे में बात करते हैं। जब गुजरात आते हैं तो वो गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, गुजरात के बेटे की होने की बात करते हैं। वो देश के किसी भी कोने में जाते हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, उनसे जुड़कर बात करते हैं। और कहीं ना कहीं शायद विपक्ष यहीं पर मात खा रहा है कि जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जमीनी नेता शायद कोई भी विपक्ष में बचा नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ, बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि देखिए देश के अंदर विपक्ष रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल हिटलर टाइप की हो जाएगी, लेकिन आप मुख्य विपक्ष पार्टी बन नहीं पा रहे हैं। आप उनको वो देखिए, कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, मोदी जी करिश्माई चेहरा है, उनकी जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को आप भी स्थापित कर सकते हैं। राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बड़े नेता, एक बड़े परिवार के बेटे हैं, लेकिन आप उस कनेक्टिविटी को एक व्यक्तिगत दुश्मनी में आप कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से लड़ना चाहिए। आप सीधे मोदी से लड़ने लगते हैं। जब आप सीधे मोदी से लड़ने लगते हैं, बार बार मोदी से लड़ने लगते हैं, तो मोदी वो केंद्र में आ जाते हैं। हाँ, मोदी केंद्र में आ जाते हैं। सभी का ध्यान इस चीज पर केंद्रित हो जाता है कि मोदी, हाँ, उनको रावण कहने लगते हैं। आप ये शब्दों का आप जो है चयन सही नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है जनता के बीच ये चलता है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और यहाँ पर 14 जिलों में मतदान हो रहा है। 93 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। 2,51,00,000 मतदाता आज 893 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और इस बीच तमाम वीआईपी सीटें भी यहाँ पर आज हैं, जहाँ पर चुनाव चल रहा है, जहाँ पर मतदान हो रहा है।